हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्प्राउटी एरा। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी, विच इज द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है। आज हम इस चैप्टर को करेंगे और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ और ओरिजिन होने के बाद उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे उसमें बदलाव आए, चेंजेस आए, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये इसमें दिया गया है कि क्या आपको याद है कि नर्सरी में जो आपने राइम पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या आपको याद है? और जब भी देखिए स्टारी नाइट्स क्या होती है, जैसे कि रात में आप छत पर देखते हैं कि तारों से भरा हुआ एकदम आसमान होता है और बचपन में हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। ठीक है। या बचपन से ही हमें वो जो तारों भरा आसमान है, जो कि आज के टाइम पे तो हमें बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि हम ऐसी पॉल्यूटेड सिटीज में रह रहे हैं, स्पेशली वहां पर जो है आपको ऐसे सितारे, पर गांव में आप जब देखेंगे ऐसी जगह पर जहाँ एकदम लो पॉल्यूशन है, वहां पर आपको आज भी तारों से भरी हुई भरा हुआ आसमान देखने को मिलेगा। तो आपने जब भी ये तारों को, स्टार्स को देखा होगा, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे कि कैसे वो ये तारे जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए, कैसे जो है क्या कैसे जो है स्टार्स या स्काई जो है वो फॉर्म हुआ आज से इतने साल पहले। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में या आपके माइंड में दिन प्रतिदिन आते हैं जब भी हम ये ट्विंकलिंग स्टार्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि इन सब क्वेश्चनों को आंसर करने के लिए शुरुआत में कौन कौन सी थ्योरीज जो है दी गई अलग अलग लोगों के द्वारा। सबसे पहले आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ पे। ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे हाइपोथेसिस जो है वो दी गई है, सामने रखी गई अलग अलग फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट के द्वारा। अर्थ के ओरिजिन को लेके बहुत अलग अलग बातें या हाइपोथेसिस जो है वो दी गई थी। इनमें से शुरुआती या आप कह सकते हैं पॉपुलर आर्ग्यूमेंट क्या है, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने दी थी। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, इमैनुअल कैंट। तो जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने अर्लियर या आप कह सकते हैं एक पॉपुलर आर्गुमेंट पेश की थी। ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिशियन लीप्लास ने इसको जो है 1796 में रिवाइज किया। ठीक है। फिर इसे कहा गया नेब्यूलर हाइपोथेसिस। क्या कहा गया? नेब्यूलर हाइपोथेसिस। अब ये जो हाइपोथेसिस थी, नेब्यूलर हाइपोथेसिस, इसमें कहा गया या इसमें ये माना गया कि जो प्लैनेट्स है वो एक क्लाउड मटेरियल से फॉर्म हुए हैं। ठीक है। किससे फॉर्म हुए हैं? क्लाउड मटेरियल से फॉर्म हुए हैं। ठीक है। और एक सन का ही से एसोसिएटेड है और इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे रोटेट कर रहे हैं। इसके बाद 1950 में ऑटो शिमिट ने, जो कि रशिया के थे, और कार्ल विस्कर ने, जो कि जर्मनी के थे, वापस से नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया। ठीक है। और उन्होंने ये कंसिडर किया कि सन जो है उसके चारों तरफ क्या है? सोलर नेब्यूला है। ठीक है। जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है। और इन हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ में कुछ पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम डस्ट कहते हैं। ठीक है। और इनके बीच जो फ्रिक्शन और कॉलिजन होता है पार्टिकल्स का, उसकी वजह से एक डिस्क शेप्ड क्लाउड बना। ठीक है। और जो प्लैनेट्स है, जो बाकी के हमारे प्लैनेट्स है, वो इसी प्रोसेस की वजह से जो है वो फॉर्म हुए। हालांकि बाद में साइंटिस्ट ने इस थ्योरी की या इस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकाली। ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि कैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ अर्थ या प्लैनेट्स की बात नहीं है, पूरे यूनिवर्स का कैसे ओरिजिन हुआ उसके बारे में जानना भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस की अर्लियर थ्योरी थी वो जो है कहीं ना कहीं लैक कर गई। अब हम आ जाते हैं मॉडर्न थ्योरीज पे। ये हमने अर्ली थ्योरीज देखी जो नेबुलर हाइपोथेसिस से रिलेटेड। अब हम मॉडर्न थ्योरी पे आ जाते हैं, बिग बैंग थ्योरी पे। ठीक है। और ये मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है। जब भी हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं तो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। किसके द्वारा दी गई? एडविन हबल, जो कि इन्होंने 1920 में एविडेंस प्रोवाइड किया कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। और ये इन्होंने कहा कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, गैलेक्सीज जो है एक दूसरे से और दूर जाती जा रही है। ठीक है।
और यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मीन। अब एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मीन मतलब क्या है इसका, ये जानने के लिए आप बैलून का एग्जांपल ले सकते हैं। आप एक बलून लीजिए, ठीक है, उसमें सपोज जब आपने फुलाया नहीं है, नॉर्मल सा बलून है, तब वो एक सेकेंड ऐसे, ठीक है, बलून है सिकुड़ा हुआ। अब इसमें जब आप हवा भरते जाओगे, हवा इसमें आप डॉट डॉट बना दीजिए, ठीक है, कुछ डॉट आपने बना दिए। अब जब इस बलून में आप हवा भरोगे, ये फैलता जाएगा फैलता जाएगा। पहले आपने थोड़ी हवा भरी, ठीक है, बलून बनाना भी नहीं आ रहा रिया। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये डॉट्स बनाए थे या एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर जाते जाते हैं। और जब आप पूरा बलून को हवा भर दोगे, ठीक है, जैसे जैसे आप फुलाते जाओगे उसको, ठीक है, तो क्या होगा, डॉट्स जो हैं वो एक दूसरे से और दूर दूर जाते जाएंगे। तो ये जो है एग्जाम्पल है कि यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। आप समझ लीजिए डॉट्स जो है गैलेक्सीज है, ये क्या हो रही है, जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है ये एक दूसरे से क्या होती जा रही है, दूर जाती जा रही है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक्सपेंडिंग ऑफ द यूनिवर्स का मतलब क्या हो रहा है। अगर आप इसमें हवा भरोगे जैसे जैसे, तो पॉइंट्स जो आपने बनाए हैं वो एक दूसरे से क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। इसी तरीके से जो डिस्टेंस है गैलेक्सीज के बीच का वो भी बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। हालांकि आप देखेंगे कि ये डिस्टेंस इंक्रीज होने का कारण जो है, या बलून में जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वो किस लिए हो रहा है कि भाई आप हवा भरते जा रहे हो और पॉइंट्स जो हैं वो एक्सपेंड होते जा रहे हैं या दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है, जो फैक्ट है उसके साथ ठीक नहीं बैठता। साइंटिस्ट का ये मानना है कि हालांकि गैलेक्सीज के बीच में एक्सपेंड हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस, लेकिन गैलेक्सीज में एक्सपेंशन हो रहा है या यूनिवर्स में एक्सपेंशन हो रहा है, ये थ्योरी इसको सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो जो बलून का एग्जाम्पल हमने लिया ये पार्शली करेक्ट है, कि हम इसे देखें तो पार्शली करेक्ट है, लेकिन फिर भी ये एक पक्का सबूत हमें जो है वो देता नहीं है, प्रोवाइड नहीं कराता, ठीक है। अब बिग बैंग थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो उसमें फॉलोइंग स्टेजेस है डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स के, कि यूनिवर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उससे रिलेटेड क्या क्या बातें बिग बैंग थ्योरी में कही गई हैं उन्हें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में सारे मैटर्स जो हैं यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे एक ही प्लेस पे। एक टाइनी बॉल थी, एक छोटा सा एक सिंगुलर एटम था, ठीक है। तो क्या हुआ, इनका माना है ये सिंगुलर एटम था ये, ठीक है। आप इस इमेज से समझ सकते हैं, एग्जाम में भी अगर इस तरीके का बनाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए तो एक सिंगुलैरिटी से शुरू करते हैं। फिर क्या हुआ, एक समय पर ये सारे एक ही पॉइंट पर थे, एक ही सिंगुलर एटम में थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक बिग बैंग का मतलब हो गया एक तरीके से एकदम से ब्लास्ट टाइप, आप मान सकते हैं ना कि एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, और फिर ये सारे पार्टिकल्स जो इसमें थे वो धीरे 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 बाहर की तरफ मूव होते रहे। और जैसे जैसे वो बाहर की तरफ मूव हो रहे, वो अब तक हो रहे, आप सोचिए इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ये चीज़ हुई है और अब तक जो है ये एक्सपेंड होता जा रहा है यूनिवर्स। तो आप देखिए ये पहले पास पास में, फिर दूर दूर, और गैलेक्सीज जो है एक दूसरे से दूर होती जा रही है, और इससे आगे स्टेजेस पर और ज़्यादा एक्सपेंड होती जाएगी। तो ये बिग बैंग थ्योरी का मानना था। हालांकि एक्सपेंड यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इसके काफ़ी एविडेंसेस हमें समझ में आते हैं, क्योंकि गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो इसके फेवर में जाती है कि भाई यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अब आ जाते हैं स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो जो मैटर और एनर्जी थी वो शुरुआत में यूनिवर्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, आप कह सकते हैं इवन नहीं थी, ठीक है। शुरुआत में क्या था, डेंसिटी में डिफरेंसेस थे, डेंसिटी सबका घनत्व जो है वो अलग अलग था। तो ये जो डेंसिटी डिफरेंशिएशन था ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से, या आप कह सकते हैं इस डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से जो है क्या आया, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में डिफरेंसेस आए, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मैटर था, जो साथ में इकट्ठा मैटर था, इससे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज हुआ, कि गैलेक्सीज का डेवलपमेंट होना शुरू किया हुआ। और एक गैलेक्सी जो है उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ठीक है। एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं। गैलेक्सीज जो है आप कह सकते हैं बहुत बड़े डिस्टेंस पे फैली हुई होती है,
और उसको काउंट करने के लिए या उसके में डिस्टेंस काउंट करने के लिए हम लाइट ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम लाइट ईयर्स की बात करें तो ये गैलेक्सी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स होते हैं, ठीक है। और जो डायमीटर होता है किसी भी गैलेक्सी का वो 80,000 से लेके 1.5 लाख लाइट ईयर्स तक का होता है। एक गैलेक्सी जो है कैसे स्टार्ट होती है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस जो है उसका एक्यूमुलेशन होगा, एक जगह इकट्ठा होगी एक बड़े से क्लाउड के फॉर्म में जिसे हम कहेंगे नेबुला। इवेंचुअली क्या होगा, नेबुला जो है जैसे जैसे डेवलप होएगा जैसे जैसे उसकी जो क्लम्स ऑफ गैसेज है वो डेवलप होना शुरू होंगे, तो ये क्लम्स क्या होंगे, ग्रो करते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे और डेंसर होते जाएंगे और बड़ी बड़ी गैसियस बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टार्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स है ये माना जाता है कि आज से 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। ओके, अब लाइट ईयर की अगर बात करें तो लाइट ईयर में कैसे, जैसे कि एक लाइट है उसकी स्पीड क्या होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लाइट ईयर जो है डिस्टेंस मेजर करता है, ना कि टाइम। ये आपको ध्यान रखना है, लाइट ईयर में जब भी हम बात करें तो डिस्टेंस की बात करें, टाइम की नहीं, ठीक है। तो कितना टाइम लग रहा है ये नहीं देख रहे, कितना डिस्टेंस है। तो एक लाइट ईयर की बात करें तो लाइट जो है हमारी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। इसको कंसिडर करते हुए हम लाइट कितने समय में कितना किलोमीटर या कितना स्पेस या डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसके अकॉर्डिंग हम एक लाइट ईयर मानते हैं। 1 लाइट ईयर का मतलब हो गया 9.461 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। और इसका मतलब अगर हम सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस देखें तो वो है 149,598,000 किलोमीटर, ठीक है। और लाइट ईयर्स में से हम कहेंगे 8.311 मिनट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हमने जो है क्या किया, गलत जगह पे आ गए हम। यहाँ से जो है कि सिंगुलर एटम था, उसके बाद जो है यहाँ से पढ़ना था, यहाँ से पढ़ना था हमें ना। ओके, चलिए अब क्या हुआ, एक सिंगुलर एटम था, अब एकदम से इस टाइनी बॉल में एकदम से एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोड हो गई, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी वैसे। तो एक्सप्लोड होने की वजह से क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, और ये एक्सपेंशन अब तक चल रहा है। ये माना जाता है कि बिग बैंग जो हुआ था या ये एक्सपेंशन जो हुआ, एक्सप्लोजन जो हुआ, वो 13.7 बिलियन ईयर बिफोर हुआ था, यानी कि आज से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ, और अब तक चल रहा है एक्सपेंशन, ठीक है। आज के समय तक भी ये एक्सपेंशन चल रहा है, और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है, तो जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है, और ये एक्सपेंशन जो होता है या ये जो बदलाव जो होता है ये सेकेंड्स के फ्रैक्शंस में होता है, तो हमें इतना पता नहीं चलता, बहुत स्लो है, ठीक है। और फर्स्ट 3 मिनट में जो है बिग बैंग इवेंट के फर्स्ट 3 मिनट में फर्स्ट एटम जो है वो बनना शुरू हो गया था, ये माना जाता है। ये थ्योरी जो है कई बार आप देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एज इट इज अगर आपको याद रहती है तो आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और 3 लाख साल में बिग बैंग थ्योरी के 3 लाख साल बाद टेम्परेचर जो है वो 4,500 केल्विन से जो है 4,500 केल्विन हो गया, जिसकी वजह से एटॉमिक मैटर्स का जो है वो राइज हुआ। अब जो है यूनिवर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, और यूनिवर्स का एक्सपेंशन यानी कि जो स्पेस है उसके गैलेक्सीज के बीच का जो बढ़ता जा रहा है। और आप बाकी तो हमने यहाँ से पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था कि कितना डिस्टेंस है, लाइट ईयर्स के बारे में पढ़ लिया, स्टार के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, कि बिग बैंग तो हो गया लेकिन फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे हुआ, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसके भी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, कि प्लैनेट का कैसे फॉर्मेशन हुआ। स्टार्स जो हैं वो लोकलाइज लम्प्स ऑफ गैसेस हैं नेबुला के अंदर, ठीक है। जो गैसेस के लम्प्स है उन्हें हम स्टार कह रहे हैं, हमने ऊपर भी देख लिया, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन लम्प्स के बीच का, उससे जो है क्या होता है, गैस का क्लाउड बनता है, ठीक है। और धीरे धीरे अब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो अपने आप अपनी तरफ सारी चीजें अट्रैक्ट करेगा ना, तो धीरे धीरे क्या होता है
कि ये जो कोर है गैस क्लाउड का, जो कोर है उसके चारों तरफ जो है गैसेज या डस्ट पार्टिकल रोटेट करने लग जाते हैं, एक रोटेटिंग डिस्क की तरह बन जाता है। ओके, और नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये गैस का जो क्लाउड है वो कंडेंस होने लगता है, मैटर जो है उसके कोर में वो और छोटा छोटा राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होने लगता है, और ये स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, प्लैनेट सिमल्स बनाते हैं। अब ये जो लार्जर बॉडीज है वो धीरे धीरे कॉलिजन के थ्रू फॉर्म होने लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्ट करता है मटेरियल को और अपने साथ बाउंड करता है, और ये जो प्लैनेट सिमल्स जो है इसके अंदर बहुत सारे स्मॉलर बॉडीज होती है। फिर फाइनल स्टेज में क्या होगा, ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटिसिमल्स मिलकर जो है एक बड़ा सा लार्ज बॉडी बनाएंगे जिसे हम कहेंगे प्लैनेट्स। तो थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन हाँ ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि पहले क्या है, कोर है, अब धीरे धीरे इसमें पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब इनकी शेप जो है यहाँ पे हमने देखा ना, धीरे धीरे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में चेंज होने लग जाती है, ये कोर जो है वो धीरे धीरे राउंड होता जाता है और धीरे धीरे एक बड़ी सी लार्जर राउंड बॉडी का जो है वो फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं प्लैनेट्स। अब आ जाते हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे। ओके, तो अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो आप जानते हैं कि प्लैनेट्स जो थे शुरुआत में अर्थ में या अर्थ जो है वो बिल्कुल बैरन थी। ठीक है, प्लैनेट अर्थ जो है बिल्कुल बंजर थी और रॉकी थी। ठीक है, चट्टानें थी, वहाँ पर पत्थर थे और गर्म भी थी। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है कि उस टाइम अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट था और एटमॉस्फेयर में सिर्फ क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम की थिन लेयर थी। ये आज के अर्थ से बिल्कुल अलग है। ठीक है, उस समय की जो अर्थ थी वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करना थोड़ा क्या डिफिकल्ट था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जिसकी वजह से इतने सारे बदलाव आ गए कि आज हम उस बैरन अर्थ पर रह पा रहे हैं, और सिर्फ रह नहीं पा रहे, हमारी अर्थ जो है आज के टाइम पे इतनी ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ऐसे बदलाव कैसे हुए, ऐसा क्या चेंजेस हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। ये सारे क्वेश्चंस भी हमारे दिमाग में आते हैं कि अब जो है इतनी ब्यूटीफुल अर्थ जो एग्जिस्ट करती है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी है। ठीक है, और साथ ही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी इतनी अच्छी है। तो अब जो हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि 4.406 मिलियन ईयर्स और आज के समय में कितना ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, चेंजेस हुए हैं अर्थ की सरफेस पे। तो अर्थ जो है उसका एक लेयर्ड स्ट्रक्चर था। ठीक है, जो आउटर मोस्ट एंड है एटमॉस्फेयर का, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का, या वहाँ से अर्थ के सेंटर तक लेकर मटेरियल एग्जिस्ट करता है जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि एक समान नहीं है। एटमॉस्फेरिक मैटर जो है उसमें कम डेंसिटी है। अर्थ की सरफेस जो है, जैसे हम अर्थ की डीपर सरफेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और वहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्टेड होंगे। तो ये जो है कैसे हुआ, यानी कि लिथोस्फीयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये हम देख लेते हैं। हमारे अर्थ जो है वो वॉलेटाइल स्टेट में थी शुरुआती समय में। कैसी थी, वॉलेटाइल स्टेज में थी। वॉलेटाइल एक होती है स्टेटिक स्टेज जिसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहे, वॉलेटाइल है जिसमें तेजी से ग्रेजुएशनली या आप कह सकते हैं ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रेजुअली चेंजेस आ रहे हैं, और इस ग्रेजुअल इंक्रीज की वजह से डेंसिटी जो है तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, तो जो टेम्परेचर था अंदर का वो भी बढ़ रहा था, और इसके रिजल्ट से क्या हुआ कि अर्थ के अंदर का जो मटेरियल है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, अलग होने लगा। ठीक है, अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होने लगा, सेपरेट होने लगा। इससे क्या हुआ, हैवियर मटेरियल्स जो थे जैसे कि आयरन, वो सब क्या हुए, अर्थ के सेंटर की तरफ चले गए। जो भारी मटेरियल थे, जो हैवी मटेरियल थे, वो अर्थ के सेंटर की तरफ चले गए। ओके, और ऊपर की तरफ जो हल्के मटेरियल्स थे वो ऊपर की तरफ मूव होने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे क्या होती गई, अर्थ की सरफेस ठंडी होती गई, सॉलिडिफाइड होती गई, कंडेंस्ड होती गई, और धीरे धीरे साइज भी जो है वो स्मॉल होता गया। बाद में क्या हुआ, वो जो हमारी अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, वो डेवलप हुई। ठीक है, मून का फॉर्मेशन हुआ जायंट इम्पैक्ट की वजह से, और अर्थ जो है फिर से हीटेड अप हो गई। तो ये सारी जो प्रोसेस हो रही थी, ठीक है, इसकी वजह से अर्थ में जो मटेरियल्स है वो एक दूसरे से क्या होते गए, सेपरेट होते गए और अलग अलग लेयर्स में
फॉर्म होते गए। अगर हम सेंट्रल पार्ट्स की बात करें तो उसमें भी लेयर्स है, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, क्रस्ट से लेके कोर तक का जो डिफरेंस है, आप कह सकते हैं डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। अगर आप क्रस्ट से कोर की तरफ जाओगे तो क्रस्ट में डेंसिटी कम होगी, फिर उससे नीचे ज्यादा होगी, और कोर पर सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हम इससे नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे इस बारे में। वैसे अब हम आ जाते हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, कि भाई एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बीच में या इन दोनों का डेवलपमेंट या इवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर हम आज के कंपोजिशन की बात करें अर्थ के एटमॉस्फेयर की, तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आपको मेनली या चीफ गैसेस देखने को मिलेगी। चीफ मतलब मुख्य रूप से जो देखी जाती है। ठीक है, हम जो है चैप्टर 8 में अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में या उसके स्ट्रक्चर के बारे में डीपली पढ़ेंगे। लेकिन आप देख लीजिए इसके अगर हम इसके इवोल्यूशन की बात करें तो उसमें 3 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था उसका लॉस हुआ। दूसरे स्टेज में जो अर्थ का हॉट इंटीरियर था उसकी वजह से धीरे धीरे जो है एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ, और फाइनली एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन हुआ, और बहुत सारी जो लिविंग थिंग्स थी वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू उनमें बदलाव होने लगे। शुरुआत में जो एटमॉस्फेयर था जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम था, ठीक है, वो हट गया सोलर विंड्स की वजह से या सोलर हवाओं की वजह से जो है वो हट गया। और इससे क्या हुआ, सिर्फ ये अर्थ की केस में नहीं है, बाकी भी जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनकी केस में भी ऐसा हुआ है। ठीक है, कि उनका जो प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर था वो सोलर विंड्स की वजह से चला गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अर्थ की जो कूलिंग हुई, ठीक है, अर्थ की कूलिंग हुई, गैसेस और जो वाटर वेपर्स थी जो कि अर्थ के इंटीरियर से रिलीज हो रही थी, अब इनमें इवोल्यूशन देखने को होता गया, और जिसकी वजह से आज का एटमॉस्फेयर जो है वो बन पाया। जो शुरुआती एटमॉस्फेयर था उसमें वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और बहुत सारी या आप कह सकते हैं बहुत थोड़ी ऑक्सीजन थी। और जो प्रोसेस है जिसकी वजह से गैसेस जो है वो आउटपोर्ट हुई, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ आई, ठीक है, उसे हम कहते हैं डी गैसिंग। उसे हम क्या कहते हैं, डी गैसिंग। तो जो कॉन्टिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, ठीक है, उससे भी वाटर वेपर और गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में आए, और जैसे जैसे अर्थ ठंडी होती गई वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो थी एटमॉस्फेयर में वो डिसॉल्व हो गई रेन वाटर के साथ, और टेम्परेचर जो है फिर डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से और ज्यादा कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ। और ज्यादा कंडेंसेशन का मतलब ज्यादा रेन, तो रेन हुई। अब रेन वाटर जो है वो अर्थ की सरफेस पे गिरने लगा, और जो भी मतलब जैसे कि आप देखिए समतल तो है नहीं ना अर्थ का सरफेस, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो ये जो डिप्रेशन वाले एरियाज थे यहाँ पर वाटर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया। ठीक है, तो और इसकी वजह से ओशंस बनना स्टार्ट हुए। तो आप सोचिए ओशन में कितना पानी होता है, कितनी रेनफॉल हुई होगी, मतलब कितनी ज्यादा रेनफॉल हुई होगी। तो इमेजिन करना उस समय जब अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा था, आज के समय में वो कंडीशंस में हम खड़े हो तो वो दिल दहला देने वाला है। ठीक है, कि इतना रेनफॉल हुआ कि ओशंस का निर्माण हो गया, आप सोच सकते हैं। तो अर्थ के जो ओशंस है वो आज से 500 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ओशंस जो है वो 4 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुए हैं या 4 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, समटाइम्स अराउंड 3,800 मिलियन ईयर्स एगो जो है लाइफ धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हुई अर्थ के सरफेस पे। फिर हम देखते हैं जो भी फोटोसिंथेसिस या इसमें भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। लाइफ जो है कई समय तक या बहुत लंबे समय तक ओशंस में, भाई ओशंस का निर्माण हुआ तो आप कह सकते हैं ना वाटर लाइफ वो शुरू हो गई थी। ठीक है, और इसकी वजह से ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ने लगा। आप कह सकते हैं जो वाटर प्लांट्स हो गए वो, उनको भी लाइफ बोला जा रहा है यहाँ पे, जो वाटर प्लांट्स हैं उनका डेवलपमेंट हुआ। अब वो जो है फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ओशंस की वजह से ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ गया। इवेंचुअली क्या हुआ, ओशंस जो है वो ऑक्सीजन से भर गए, और 2000 मिलियन ईयर एगो ऑक्सीजन जो है वो
उसकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में भी इंक्रीज हुई। अब हम जानते हैं कि अर्थ का ओरिजिन तो हो गया, अर्थ का इवोल्यूशन तो हो गया, इस पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो हमारा जो लास्ट फेज था इवोल्यूशन का अर्थ के, उसमें लाइफ का इवोल्यूशन देखने को हमें मिला। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं कि शुरुआत में जो अर्थ थी या अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो लाइफ के डेवलपमेंट के लिए सही नहीं था। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एज अ केमिकल रिएक्शन मानते हैं। ठीक है, जो कि फर्स्टली या शुरुआत में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और उनकी वजह से जनरेट हुई। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब एक का ओरिजिन हुआ, उसने अपने आप को डुप्लीकेट किया यानी कि खुद फर्दर डिवाइड किया। ठीक है, और धीरे 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 करके जो है लिविंग सब्सटेंसेस बनना शुरू हुए। अगर हम अर्थ की सरफेस पे लाइफ के एग्जिस्टेंस की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस या पीरियड्स में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो आज के समय के ब्लू एल्गी से हम कनेक्ट करके देख सकते हैं, जो कि आज से 3000 बिलियन ईयर एगो जो है डेवलप्ड हो चुके थे। तो जो लाइफ के एवोल्यूशन की समरी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया से शुरू हुई, आज के समय के मॉडर्न मैन तक चलती रही। तो कितना ज़्यादा लंबा एवोल्यूशन आप देख सकते हैं। देखिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, तो क्या है, चारों तरफ उनके एटमॉस्फेयर इजीली, मतलब चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, उनको जो भी चाहिए डायरेक्ट मिल रहा है, तो उनमें ऑर्गन्स या कॉम्प्लेक्स सिस्टम था ही नहीं। फिर सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर होगा तो भाई बाहर वाले सेल्स को तो इजीली मिल जाएगा क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, लेकिन अंदर के सेल्स तक चीज़ें या ऑक्सीजन या जो भी है उसका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए फिर धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि धीरे धीरे लाइफ जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से शुरू होके आज के समय के मॉडर्न मैन तक पहुंची। ओके, तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड अर्थ, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट चैप्टर 3 में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।